डिसऑर्डर्स ऑफ बोन। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी इसमें से जाती हैं जो डिजीज़ेस सारी, उनके लैब्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं आपको इंडिविजुअली सारे डिसऑर्डर्स पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम वो वाला टेबल करेंगे जो कि फर्स्ट एड में बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लैब्स के बारे में। तो ये वाला टॉपिक एक मेजर चीज़ है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस लेक्चर में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है एकोंड्रोप्लेजिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, पेगिट्स डिजीज, ये इसका दूसरा नाम है, ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस और ऑस्टियोनेक्रोसिस। अब मसला यहाँ पे आता है कि इन सब के नाम तकरीबन एक जैसे हैं, तो बहुत से बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा और फिर मैं आपको टिप दूंगा कि किस तरीके से इनको याद करना है। इसमें एकोंड्रोप्लेजिया में एक्टिवेटिंग म्यूटेशन होती है ऑफ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 की, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है ड्वार्फिज्म का, कि इंसान ड्वार्फ होता है इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये एक्टिवेटिंग म्यूटेशन है, एक्टिवेटिंग। और एकोंड्रोप्लेजिया आपको समझ लग रही है, एकोंड्रोप्लेजिया ए और डी बहुत प्रोमिनेंट हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये याद रखना है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगली चीज़ जो याद रखनी है कि इसमें सर बहुत बड़ा होता है और लिम्स छोटे होते हैं। तो ये तस्वीर याद रख लें आप, सिंपल। क्या मतलब? लार्ज हेड एज कंपेयर टू लिम्स। तो ये है आपका एकोंड्रोप्लेजिया। ये तो वो बातें हैं जो नॉर्मली पूछी जाती हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट, FGFR3 म्यूटेशन कौन सी होती है, एक्टिवेटिंग, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ड्वार्फिज्म क्या है, एकोंड्रोप्लेजिया, ठीक है। हेड बड़ा होगा, लिम्स छोटे होंगे तो क्या होगा, एकोंड्रोप्लेजिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है वो कि कौन सी ऑसिफिकेशन इफेक्ट होती है। मैं बताता हूँ आपको, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी इफेक्ट होती है और मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन भी इफेक्ट होती है, लेकिन ज़्यादा एंडोकॉन्ड्रल है। तो मतलब कि अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपने एंडोकॉन्ड्रल को ही सिलेक्ट करना है। अब इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ अगर आपने जहन में रखनी है, पूछी कभी नहीं गई, लेकिन एकोंड्रोप्लेजिया जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू एडवांस्ड पैटर्नल एज। एडवांस्ड पैटर्नल एज मतलब कि जितनी फादर की एज ज़्यादा होगी उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये म्यूटेशन उसमें होगी और उसकी वजह से एकोंड्रोप्लेजिया होगा बच्चे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एकोंड्रोप्लेजिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शायद कभी पूछ लें कि अगर एक इंसान होमोजाइगस होता है इस म्यूटेशन के लिए, मतलब कि दोनों जीन्स जो हैं उनमें म्यूटेशन हुई हुई है, ठीक है, तो वो लीथल होती है, लीथल, सर्वाइव नहीं कर सकता। अब चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन डिफेक्टिव होती है, आपको पता है। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन भी इफेक्ट होती है, आपको बता दी है। लार्ज हेड रिलेटिव टू लिम्स होता है एकोंड्रोप्लेजिया में, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। पूछे ज़्यादातर यही 4 गए हैं, लेकिन आपको टॉपिक पूरा आना चाहिए। अब अगली डिजीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस बोन, ठीक है। इसमें आपने याद रखना है
कि ऑस्टियो ब्लास्ट्स डिफेक्टिव हैं या पूरा काम नहीं कर रहे। ऑस्टियोब्लास्ट्स जो थे वो हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, तो उनका डिसफंक्शन है। ठीक है, जब बोन फॉर्मेशन पूरी नहीं हो रही होती उसकी वजह से जो बोन बनती है वो होती है स्पॉन्जी, वो होती है स्पॉन्जी एंड ट्यूबरकुलर। ठीक है, लेकिन बोन मिनरलाइजेशन में कोई इशू नहीं आता, बोन मिनरलाइजेशन बिल्कुल ठीक होती है। वो अलहदा बात है कि वाइड और थिन होती है, इसीलिए क्योंकि स्पॉन्जी ट्यूबरकुलर वाइड और थिन होती है, इस वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस ही है, क्योंकि बोन इजीली टूट सकती है। इसमें बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, इसीलिए जो इसके लिए आप लोग टेस्ट करते हैं वो है डेक्सा स्कैन, एक्सरे है ये, एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री कहते हैं इसे, एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ठीक है, डेक्सा स्कैन। अब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि लैब्स जो है ना वो सारी नॉर्मल होती हैं, कैल्शियम नॉर्मल होगी, विटामिन डी नॉर्मल होगी, इसके अलावा ALP नॉर्मल होगा, पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल होगा, सिर्फ बोन मैस कम है, बोन मैस कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए वो क्या है कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि एस्ट्रोजन जो है ना, एस्ट्रोजन वो बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट्स को रोक रही होती है, मतलब कि बोन रिजॉर्प्शन को रोक रही होती है। अब अगर एक पोस्ट मीनोपॉजल वुमन है, ठीक है, तो उसमें एस्ट्रोजन जो है वो हो जाएगी कम। एस्ट्रोजन कम होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट की इनहिबिशन ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक्टिव हो जाएंगे, तो बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उधर से बोन फॉर्मेशन हो नहीं रही, बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाएगी, तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एस्ट्रोजन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करती है, और जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में एस्ट्रोजन नहीं होती तो ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो जाती है। एक दो बातें और ये हैं कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसमें वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, बैक पेन होती है, लॉस ऑफ हाइट होती है, साथ काइफोसिस सेट इन हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जितने भी फ्रैक्चर्स हैं आपके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस ही है, ये याद रख लें। लैब सारी नॉर्मल है, बोन मैस कम है, डेक्सा स्कैन करते हैं और इसमें मिनरलाइजेशन बिल्कुल ठीक होती है, स्पॉन्जी ट्यूबरकुलर वाइड थिन बोन होती है। ये है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस। अब चलते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आप पढ़ लें कि ट्यूबरकुलर, स्पॉन्जी एंड कॉर्टिकल बोन होती है, मैस कम होता है डिस्पाइट नॉर्मल बोन मिनरलाइजेशन एंड लैब वैल्यूज़, नॉर्मल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होते हैं, इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन है, ठीक है, और बोन फॉर्मेशन भी कम है। ठीक है, अब अगर वो पूछते हैं कि होता क्या है तो आपने कहना है इंक्रीज्ड बोन रिजॉर्प्शन है। अगर वो पूछते हैं सेल कौन से डिफेक्टिव हैं तो आपने कह देना ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं जो बोन बना रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक एम्बिग्विटी है या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लैब्स में बोन मिनरल डेंसिटी स्कैन या डेक्सा स्कैन जो होता है वो टी स्कोर लेस देन 2.5 होता है, या फिर फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर ऑफ हिप और वर्टिब्रा चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं इसके MCQs की तरफ जो पूछे गए हैं। डिक्रीज होता है इसमें बोन मैस या बोन डेंसिटी में। बेस्ट मेथड टू चेक बोन डेंसिटी इज डी स्कैन ऑफ स्पाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेस्ट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस है वही डेक्सा स्कैन है।
ऑस्टियोब्लास्ट्स आर डिफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो पूछ लेते हैं कि हो क्या रहा है, तो आपने कहना है कि बोन रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको इसी तरह याद रख लें। नॉर्मल लैब वैल्यूज होती हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर इन एडल्ट्स, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस है विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो उसमें आप रिलॉक्सीफीन देते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज पोस्ट मेनोपॉजल है, क्योंकि वो उसमें एस्ट्रोजन कम होता है। ये तीनों चीज़ें इसी तरह पूछा हुआ है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस का, वो पोस्ट मेनोपॉजल कहेंगे आप। फिर वो पूछते हैं पोस्ट मेनोपॉजल में ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होती है, वो कहेंगे आप एस्ट्रोजन कम होती है इसीलिए। लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड इन इंक्रीज्ड ऑस्टियोपोरोसिस, इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ने तो अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस कम करवानी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये बात है। ये है ऑस्टियोपोरोसिस, उसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये आने चाहिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है ऑस्टियोपेट्रोसिस। अब ऑस्टियोपेट्रोसिस में देखिए, आपका बहुत ही फेमस एक पेट है जो बहुत फेमस है, लोग रखते भी हैं घरों में, वो क्या है? कैट, ठीक है। तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट्स का मसला है, ऑस्टियोक्लास्ट्स जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, इसे ये याद रख लें। पेट जो है वो कैट है, तो ऑस्टियोक्लास्ट्स जो है वो डिफेक्टिव है। इसमें होता ये है कि फेलियर होता है ऑफ नॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन, बोन की रिजॉर्प्शन पूरी नहीं होती, इसीलिए जब बोन बन रही होती है तो उसके बाद रीमॉडलिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्ट करते हैं। जब ऑस्टियोक्लास्ट ही डिफेक्टिव हैं तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो होगा, बन जाएगी थिक डेंस बोन। थिक डेंस बोन होगी जो ईजिली फ्रैक्चर हो जाएगी, क्योंकि उसकी रीमॉडलिंग नहीं हुई, ठीक है, तो वो ईजिली फ्रैक्चर हो जाएगी, ठीक है। इसमें होता यह है कि ओवर ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ एंड स्क्लेरोसिस ऑफ कॉर्टिकल बोन। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आप सिंपल याद रखनी है कि क्योंकि इसमें बोन की ओवर ग्रोथ है ना, ठीक है, तो ऊपर वाली ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है। अब जब ओवर ग्रोथ है तो आपके स्कल में तो फोरामेना बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो अगर ओवर ग्रोथ हुई है बोन की, ठीक है, ऑस्टियोपेट्रोसिस हुई है, ठीक है, उसकी रीमॉडलिंग नहीं हो सकी, तो उसकी वजह से आपकी नर्व इम्पिंजमेंट और पॉलिसीज होंगी। मतलब कि अगर कोई क्रेनियल नर्व का इशू आता है और साथ बोन का इशू आता है, तो आपकी फौरन आपका जहन जाना चाहिए ऑस्टियोपेट्रोसिस की तरफ, क्योंकि नैरोड फोरामेना होते हैं, ठीक है। अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि ऑस्टियोक्लास्ट्स, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सेल्स पढ़ाए थे कि ऑस्टियोक्लास्ट्स के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट होती है, और एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस की म्यूटेशन होगी तो ऑस्टियोक्लास्ट अपना पूरा फंक्शन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर सकते ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें भी लैब्स जो हैं यूजुअली नॉर्मल ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। कभी कभी ये होता है कि कैल्शियम जो है ना, ठीक है, वो कम हो जाता है, कभी कभी, बहुत रेयर है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि इसमें ALP रेज्ड होता है, ALP रेज्ड होता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है ऑस्टियोपेट्रोसिस में। अब पहले ऑस्टियोपेट्रोसिस के MCQs देख लेते हैं। फेलियर ऑफ नॉर्मल बोन रिजॉर्प्शन है, तो इसका मतलब ऑस्टियोक्लास्ट डिफेक्टिव है। थिक डेंस बोन्स दैट आर प्रोन टू फ्रैक्चर, ये बार बार पूछा गया है। ओनली कैल्शियम इज डिक्रीज्ड, ऑल अदर लैब्स आर नॉर्मल, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यही 3 MCQs बार बार पूछे गए हैं, लेकिन इसका आपको पीछे मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ आना चाहिए, ताकि अगर कुछ पूछ लें तो आप घबराएं ना। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स। अब ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स, इसमें बेसिकली विटामिन D डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है ना वो ये है
कि इसमें डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है ना वो ये है कि ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स में, ठीक है, आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने बैक ऑफ द माइंड, ठीक है। और ये होती है ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब अगली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने की, ऑस्टियोमलेशिया होती है बच्चों में और रिकेट्स होती है बड़ों में, एडल्ट्स में, ठीक है। और जो ऑस्टियोमलेशिया है ये, इसमें जब आप एक्सरे करते हो तो उसमें आपको ऑस्टियोपीनिया और लूजर जोन्स, जो लूज जोन्स होते हैं वो नज़र आती हैं। और जो रिकेट्स है, रिकेट्स में आपको एपिफिजियल वाइडनिंग और साथ ही साथ कपिंग या फ्रेइंग, डायग्राम आप देख सकते हैं फर्स्ट एड में, उसमें बहुत क्लियर है डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़, इनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स जो हैं, ठीक है। अच्छा, अब होना क्या है कि आपकी विटामिन डी होती है कम। विटामिन डी जब कम होती है तो उसकी वजह से कैल्शियम कम रीएब्जॉर्ब होती है। कैल्शियम कम रीएब्जॉर्ब होती है तो पैराथायरॉयड की सिक्रीशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फॉस्फेट कम हो जाता है, सिंपल सी चीज़ है। और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ज़्यादा है इसमें, तो ALP इसमें रेज्ड होगा। ये हो गए इसके लैब्स, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के, ठीक है। अब चलते हैं जो इसकी रिटन फॉर्म है लिखी हुई, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोइड और कार्टिलेजिनस ग्रोथ प्लेट्स मोस्ट कॉमनली ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ऑस्टियोपीनिया होती है, लूजर जोन्स होती हैं, एपिफिजियल वाइडनिंग और मेटाफिजियल कपिंग या फ्रेइंग होती है। देखिए विटामिन डी कम है, डिक्रीज सीरम कैल्शियम, इंक्रीज पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीशन विच लीड्स टू डिक्रीज्ड सीरम फॉस्फेट। सिंपल, ये मैं आपको सारी समझा चुका हूँ बात। तो ये हो गई आपकी ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। अब जो MCQ पूछे गए हैं इसके वो ये हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन होगी तो ऑस्टियोमलेशिया होगा। फेलियर ऑफ ऑस्टियोइड टिश्यू टू कैल्सीफाई होता है इसमें। विटामिन डी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड इन ऑस्टियोमलेशिया, बता चुका हूँ मैं। ऑस्टियोइड इज फॉर्म्ड बट नॉट मिनरलाइज्ड, डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन पहले ही बता दिया है, इसका एक ही बज़वर्ड है रिकेट्स, ठीक है। फ्रंटल बॉसिंग, बोर्ड लेग्स, चेस्ट डिफॉर्मिटी, विटामिन डी डिफिशिएंसी, और ये भी वही वाली बात है, ऑस्टियोमलेशिया की तरफ लेके जा रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपके हो गए रिकेट्स के इंपॉर्टेंट MCQs जो रिपीट हुए हैं पहले। अब आपकी हो गई हैं 4 डिजीजेस, एकोंड्रोप्लेजिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेट्रोसिस और रिकेट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं जिसमें आपकी डिस्कस की जाएगी पेगेट्स डिजीज, ऑस्टियोनेक्रोसिस और वो वाला टेबल जो मशहूर है ज़माने है।